सो हेलो गाइस, आई एम बैक एट द स्टूडियस अकेडमी। सो मेरी पिछली वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर सप्लाई कराना शुरू किया था और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक है वो हम इस वीडियो में अपने आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। सो सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट ईजी, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का क्या लॉ है? ठीक है। So let us start. Law of supply state that other things remaining constant, there is a positive relationship. साथ साथ नोट करते जाइए। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारे पास? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है? हमारा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी बिटवीन, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है इसको, ठीक है, बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड between the quantity supplied. So, law of supply states that other things remaining constant, there is a positive relationship between on price of a commodity and its quantity supplied. With the rise in the on price of commodity, quantity supplied extend. अगर प्राइस इंक्रीज होगा हमारे अपनी क्वांटिटी का, तो वो क्या चाहेंगे कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो? इंक्रीज हो, उतना ही ज़्यादा सामान बिके। मान लो बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सेलर हो, ठीक है, यू आर ए सेलर और आप आपके फॉर्म है एक कार की, ठीक है, आप बहुत अच्छी गुड क्वालिटीज़ की कार बनाते हो जिसमें सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं आपकी कार के, ऑल गुड फीचर्स, ब्रांड की है, बाकी सब आप लोगों को ज़्यादा ही पता होगा, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब कार के बनाते हो, आप अपनी कार का जो प्राइस है, मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके, वो बिल्कुल ठीक ठीक और अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो अगर अब आप चीज़ आगे इतनी अच्छी बना रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि उसकी जो क्वांटिटी आगे सप्लाइड है वो कम हो के ज़्यादा हो। बट ऑब्वियस है, हर एक अपनी जो फॉर्म का सेलर है वो चाहता है अगर वो चीज़ अच्छी बना रहा है तो आगे उसकी सप्लाई भी क्या हो? इंक्रीज हो, ताकि इसको उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट जो अपना मैक्सिमाइज कर पाए और प्रॉफिट उतना ही अपना अर्न कर पाए, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है? हाँ, और अगर आपकी चीज़ का प्राइस कम है तो आप क्या चाहोगे? उस चीज़ की सप्लाई भी क्या हो? बट ऑब्वियस है, कम, ठीक है। सो हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनके बीच में, बिल्कुल डायरेक्ट। नेक्स्ट, अब इस लॉ की अपनी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, तो अजम्पशंस मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको नोट करना है प्लीज साथ साथ नोट करते जाइए। नेक्स्ट वन इज अवर अजम्पशंस। अब इसकी पहली अजम्पशन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फॉर्म रिमेन फिक्स्ड। विदाउट अजम्पशन अगर आप कहो कि आप लॉ सप्लाई कर लो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वी कैन सी इन द लाइफ फ्यूचर में हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो इसकी कुछ अजम्पशंस को लेकर ही ये लॉ सप्लाई जो है हम इसको एक्सप्लेन और स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला आता है हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्म क्या रहनी चाहिए हमारे पास? कांस्टेंट, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ना हो, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहेगी तो वो लॉ ऑफ सप्लाई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी भी क्या रहनी चाहिए? अनचेंज्ड, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में भी हमारे पास कोई चेंज ना आए। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्राइस ही आपके फ्लक्चुएट होंगे तो आगे क्वांटिटी सप्लाइड पे भी उतना इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो जो हमारे प्राइस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, वो भी चेंज ना हो। क्लियर गाइस? और आगे देयर इज नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जो मतलब हमने डिटर्मिनेंट्स किए थे ना अपने सारे, जिसके पास जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक 1 प्रोवाइड किया गया, उस पर क्लिक करके प्लीज़ डिटर्मिनेंट्स देखिए और उसी के बाद आपको ये assumptions के बारे में थोड़ा ज़्यादा क्लियरली और अच्छी तरह पता लगेगा, ओके। तो हम थे बिजनेस एक्सपेक्टेशन के ऊपर। उसके बाद है नो चेंज इन द गोल ऑफ फॉर्म। लास्ट वन इज नो चेंज इन द गोल ऑफ फॉर्म। अगर ये सब चीज़ें स्टैटिक रहेंगी या कांस्टेंट रहेंगी, उसी के बाद हम अपना जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, अब इसकी लॉ की कुछ अपनी क्या है? एक्सेप्शंस हैं। वैसे आप सब भी सोच रहे होंगे कॉमर्स वाले एक्सेप्शंस वर्ड तो केमिस्ट्री के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चलो फिर भी हमारे इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं, लेट अस डू। पहली एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। आप खुद सोचिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे क्यों लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लग सकता? पहला है हमारे पास एक्सेप्शन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो फार्म है वो नेचर का एक पार्ट है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कल को कुछ भी हो जाए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जैसे आप सब जानते हैं, हो सकता है कोई इंसेक्ट्स अटैक वगैरह कर दें, इस वजह से लॉ ऑफ सप्लाई इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। नंबर सेकंड वन इज सप्लाई ऑफ द गुड हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर ट्रेंड ट्राइंग टू राइज। अब जो गुड्स है वो
सोशल डिस्टिंक्शन के। सोशल डिस्टिंक्शन मतलब वो चीज़ें जो कि कह लो रिच और पुअर में एक गैप डालती हैं, ठीक है। अगर हम पुअर क्वालिटी के राइस ले रहे हैं, ठीक है, अगर इनका प्राइस बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तभी भी इनकी क्वांटिटी सप्लाइड उतनी ही रहेगी, क्योंकि अमीर लोग हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ राइस बाय करने नहीं जा रहे। सो गुड्स विच आर ऑफ द सोशल डिस्टिंक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर में बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटी इवन एट अ लोअर प्राइस। पेरिशेबल कमोडिटी कौन सी होती है? बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, वेजिटेबल्स थोड़े दिन फ्रेश होती है, इसके बाद खराब होनी शुरू हो जाती है, तो दैट कम्स अंडर पेरिशेबल गुड्स। सो अगर 3-4 दिन हो गए हैं तो वो सेलर क्या चाहेगा, वो वेजिटेबल्स बिक जाए, चाहे उसको लॉस ना हो, चाहे कम प्राइस पे बिक जाए। इसके एग्जांपल वेजिटेबल्स बहुत अच्छे एग्जांपल है, आपको इजीली ध्यान भी देगी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, पेरिशेबल गुड। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, आर्टिफिशियल गुड एंड ऑक्शन। आपको मेनली यहाँ पे 4 या 5 लर्न करने की जरूरत है, और आप 2 लर्न कर सकते हो यहाँ पे। सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, ओल्ड स्टॉक पे भी लॉ सप्लाई हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टॉक पुराना है, तो उसका प्राइस में वेरी। ओके, नेक्स्ट इज लेबर सप्लाई इन अंडर डेवलप कंट्री। लेबर की कितनी सप्लाई है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएंगे, इस वजह से लेबर ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन इन 5 में लगती हैं, क्लियर है गाइस। ये 5 मोस्ट ईजीएस्ट हैं और आपको लर्न करने भी ईजी रहेगी। तो पहले हमने लॉ सप्लाई पढ़ा, पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। एग्जांपल वी हैव डन ऑफ द कार, हमने एग्जाम्पशंस पढ़ी इसकी 5 एंड एक्सेप्शंस पढ़ी, एंड इसी के साथ हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से क्वेश्चन आने के ऑलमोस्ट वी कैन से 70% चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब हम सप्लाई कर्व की शिफ्ट और इसका मूवमेंट वगैरह पढ़ेंगे। Next one is about movement along supply curve. Next, movement along supply curve. Number 1 is change in quantity supplied. Change in quantity. फिर सप्लाई कर्व कैसे मूव करेगा हम वो देखते हैं, ठीक है। अगर हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है तो पहले इसको हम बना लेते हैं। गाइस याद है पिछली वीडियो में यहाँ पे हमारे पास प्राइस था और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड थी, ठीक है। तो वैसे इधर भी हमारे पास प्राइस आएगा, इधर हमारे पास हमारी क्वांटिटी सप्लाइड आएगी, और इधर हम 1, 2 एंड 3 बनाएंगे। में से कभी लाइन सीधी होती नहीं है इधर की, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉस्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगी, जब हमारा प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगा, और जब प्राइस चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, तो जो सप्लाई है वो भी उतनी ज़्यादा चेंज, तो हमारा जो प्राइस है वो तब चेंज होगा जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है गाइस। तो नेक्स्ट इज चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एंड सेकंड वन इज चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई इज कॉस्ड बाय द फैक्टर्स देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो हमारे बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं उनको लेकर अब चेंज इन सप्लाई में क्या होगा हमारे पास, ना प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई हमारी जो है वो चेंज होती रहेगी। 1, 2, 3, सप्लाई कर्व 1, सप्लाई कर्व 2, सप्लाई कर्व 3। इधर साइड हमारा प्राइस जो है, अब हम देख सकते हैं प्राइस के हमारा कांस्टेंट, नीचे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है गाइस। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, तो ये सब क्या करेंगे, हमारे इसमें शिफ्ट डालेंगे आगे या पीछे, ठीक है। तो चेंज इन सप्लाई। अब यहाँ पे कि अदर फैक्टर्स बताता हमें कि अगर हमारे अदर फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तब, और इसमें सिर्फ हमारा ऑन प्राइस कमोडिटी का जब चेंज होता है तब ये होगा। सो ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू गाइस।